Hello friends, myself Chanchal and welcome back to Chanchal Biology. The topic for today's discussion is genomic DNA isolation and mainly I will be covering practical approach behind genomic DNA isolation. तो अभी हम ये देखते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है एक प्लांट सेल का। ये इमेज जो है मैंने अपने कॉलेज के फंक्शन के टाइम पे लिया था। फूड डे पे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने सलाद और वेजिटेबल से ये इमेज बनाया था और ये मुझे काफ़ी क्रिएटिव और अच्छा लगा था। तो उस दिन मैंने ये लिया था और मैंने सोचा था कि जब भी मैं कुछ सेल को एक्सप्लेन करूँगी देन आई विल बी यूजिंग दिस इमेज। तो जैसा कि आप नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन, हम अभी देखते हैं कि हमें अगर निकालना है, आइसोलेट करना है जीनोमिक डीएनए तो कहाँ से आइसोलेट होगा। तो ये देखिए, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनल है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है। तो हमारा जो डीएनए होगा वो मेनली कहाँ पे होगा, वो होगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर या क्रोमोसोम में ही हमारा डीएनए होता है। तो जीनोमिक डीएनए मतलब टोटल डीएनए कंटेंट सेल के अंदर निकलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरा सेल को रप्चर करना पड़ेगा और वो जेंटल तरीके से करना पड़ेगा ताकि डीएनए में शेयरिंग ना हो। क्योंकि शेयरिंग होगा तो फिर वो डीएनए की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम अब स्टेप्स की तरफ आते हैं। तो ये एक सिंगल सेल का इमेज है और हमें निकालना होता है कोई लीफ से या कोई टिश्यू से, सपोज रूट से या कहीं से भी डीएनए आइसोलेशन के लिए हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्लांट के मटेरियल को, सपोज हमने लीफ से लिया, आगे मैं इमेज दिखाऊंगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सेल को हम प्लांट लीफ मटेरियल को लेके हम उसको ग्राइंड कर देंगे। तो जब हम उसकी ग्राइंडिंग करेंगे तो एक प्यूरी जैसा वो बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्राइंड करने के बाद हम इसको जेंटल लाइसिस के लिए, ये सेल को जेंटली लाइसिस करने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, या तो एंजाइमेटिक डाइजेशन से करते हैं जैसे कि लाइसोजाइम, इन द केस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल यूज़ करते हैं। तो डिटर्जेंट से क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है, ये जो है आपका येलो कलर वाला कैप्सिकम से ये बना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो ये रप्चर होता है। तो जब ये रप्चर होगा तो फिर क्या होता है, ये सारा कंटेंट जो है वो बाहर आएगा, सेल के बाहर आएगा। और एक केमिकल यूज़ करते हैं चिलेट करने के लिए, एज अ चिलेटिंग एजेंट ईडीटीए, और सिट्रेट के प्रेजेंस में लाइसिस होता है। इसके कारण जो डीएनए एंजाइम है जो डीएनए को डिग्रेड कर सकता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगी, मे बी इन सम अनदर वीडियो आई कैन कवर दैट टॉपिक। और यहाँ तक हम ये समझते हैं कि ये जो सेल है ये रप्चर हो गया है, तो इसका सारा कंटेंट बाहर आ गया। तो जब ये कंटेंट बाहर आया तो इसमें क्या है कि सिर्फ डीएनए ही नहीं है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हमें सब कुछ मिलेगा, बट हमको सिलेक्टिवली क्या चाहिए, डीएनए। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे यहाँ पे कि हमारा आरएनए जो है और प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाए। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड, यहाँ पे जैसे दिया है हम लोग ऐड करते हैं प्रोटीनेज के। प्रोटीनेज के, आप देख सकते हैं कि प्रोटीन और एज लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है। तो ये एंजाइम से ट्रीटमेंट के बाद प्रोटीन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे हम आरएनएज भी ऐड करते हैं। तो आरएनए से क्या होता है कि सेल के अंदर जो आरएनए कंटेंट है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा। तो अगर एक सेल में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन तीनों हैं, तो आरएनए और प्रोटीन हमारा डिग्रेड हो रहा है यहाँ पे, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा डीएनए जो हमारा इंटरेस्ट है आइसोलेट करने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग फिनॉल एक्सट्रैक्शन से ट्रीट करते हैं। फिनॉल और क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन से प्रोटीन का जो कंटामिनेशन होता है वो निकल आता है। और फिर उसके बाद डीएनए को प्योरीफाई या प्रेसिपिटेट करने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट इथेनॉल यूज़ करते हैं, जिससे कि प्रेसिपिटेशन होता है। तो जब प्रेसिपिटेशन के लिए हम लोग रखते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो सेटल डाउन हो जाता है एज अ पैलेट, और उसको फिर हम डिज़ोल्व करते हैं टी बफर।
तो जो स्टेप्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो आगे मैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड नाउ कमिंग टू द स्टेप्स कि हम लोग लैब में कैसे डीएनए आइसोलेशन प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने लीफ मटेरियल ले लिया डीएनए आइसोलेट करने के लिए। फिर पहला स्टेप मैंने बताया था आपको कि हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग करते समय ही हम बफर ऐड करते जाते हैं और मोटर पेस्टल में इसको ग्राइंडिंग करते रहते हैं। तो ग्राइंडिंग करने के बाद हमें ये सस्पेंशन मिल जाता है। तो सस्पेंशन थोड़ा थिक होता है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक बार फिल्टर कर लेते हैं चीज़ क्लॉथ से। और फिल्टर करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का इमेज मैं यहाँ पे रखी हूँ आपके समझने के लिए। तो ये ट्यूब होल्डर होता है जहाँ पे हम लोग रखते हैं ट्यूब को। एंड देन वी सेट टाइम एंड द स्पीड फॉर द सेंट्रीफ्यूगेशन हियर। तो जब ये स्टेप हो जाता है तो हमें कुछ ऐसा दिखता है ट्यूब में कि नीचे पे पैलेट होता है और ऊपर में सस्पेंशन होता है। तो सस्पेंशन जो है उसमें हमारा डीएनए होगा। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हमें डीएनए आइसोलेट करना होता है तो हमारा पर्पस होता है कि आरएनए और प्रोटीन जो है इंटरफेयर ना हो करे। एंड फॉर दैट वी ट्रीट दिस सस्पेंशन विथ आरएनएस और डीएनएस। तो ये ट्रीटमेंट जो होता है वो हम इनिशियल ये वाले बफर वाले स्टेप में भी डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे हमारा डीएनए है। पर यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये फेनोलिक्स के कारण या क्लोरोफिल कंटेंट के कारण काफ़ी ग्रीनिश लग रहा है। तो एक बार और सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्लियरिटी आ गई है। तो ये वाले जो फेज़ है इसमें हमारा डीएनए है और पेलेट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, हम पेलेट को प्रोसीड नहीं करते हैं आगे। हम यहाँ से ये सुपरनेटेंट को लेंगे। तो सुपरनेटेंट को लेने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सब कुछ है, अभी डीएनए है भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, बट डिग्रेडेड फॉर्म में होगा। तो हमें सिलेक्टिवली क्या चाहिए, डीएनए चाहिए जो कि इंटैक्ट हो। तो फिर हम इससे प्यूरिफाई करने के लिए फिनॉल क्लोरोफॉर्म प्यूरिफिकेशन स्टेप पे जाते हैं और सॉल्यूशन ऐड करने के बाद हम लोग फिर से इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कुछ ट्यूब में हमें इस टाइप से दिखता है। तो ये जो फेस होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होता है, और ये जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा डीएनए है। तो इस तरीके से कुछ सेपरेट होता है, फेस सेपरेशन होता है जिसमें कि नीचे में आ जाता है ऑर्गेनिक फेस, प्रोटीन बीच में होता है, और ये हमारा एक्वस फेस होता है जिसमें कि हमारा डीएनए है। तो सेलेक्टिवली ये प्रोटीन के ऊपर वाला जो फेज होता है ये हम पाइपेट से निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं एक ट्यूब में। और डीएनए को प्यूरिफाई करने के लिए हम एब्सोल्यूट इथेनॉल डालते हैं, और एब्सोल्यूट इथेनॉल ऐड करके हम लोग उसको चिलिंग कंडीशन में लाइक -20 में हम लोग ओवरनाइट या कुछ आवर्स के लिए रखते हैं। एंड देन वी अगेन गो फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करके फिर जो नीचे में जो पैलेट होता है, ये जो वाइट पैलेट आप देख रहे होंगे वो डीएनए का पैलेट होता है। तो इसको थोड़ा ड्राई करने के लिए ताकि इथेनॉल रिमूव हो जाए, इसमें हम लोग वाटर या टी डिज़ोल्व करके प्यूरिफाइड डीएनए हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या प्यूरिफाई कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए आइसोलेशन हम लैब के कंडीशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। नॉट ओनली थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो मैंने बता ही दिया था, और प्रैक्टिकली कैसे ये स्टेप्स लैब में होता है, सो दैट यू कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। ये मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके बताया है। And I hope this will be useful for you. Thank you very much for listening to the content, and please like, share and subscribe my channel, and it will motivate me for making video of such type again and again. Thank you so much.